साथियों, हमने चैप्टर 84 से 87 तक नक्षत्रपति की अपने उच्च भाव से दूरी के फलों के बारे में प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक चर्चा की थी। आज उस विषय से हटकर कुछ अलग बात करते हैं, जिसमें आपको धनयोग के बारे में भी पता चलेगा और नवमांश की भी एक झलक मिलेगी कि नवमांश कैसे देखा जाता है। फिर उसके बाद यानी आज के बाद से हम उसी पुरानी श्रृंखला पर ही बात करते रहेंगे। देखिए, आज के युग में बिना धन के, बिना पैसे के किसी की कोई भी पूछ परख नहीं है। अब बहुत ही गिनती के लोग रह गए हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते होंगे, बाकी तो सारी दुनिया ही भागी चली जा रही है। यानी पैसा ही भगवान। आपके पास जितने भी कुंडली दिखाने वाले आते होंगे, उनमें से अधिकतम अपनी समस्याओं के अलावा यह जरूर पूछते होंगे कि मेरी कुंडली में धनयोग कैसा है, मैं आगे सुखी तो रहूँगा, मेरे पास पैसा तो रहेगा। यानी पैसे के बारे में अवश्य ही प्रश्न किया जाता है और यह स्वाभाविक ही है। यदि आपके पास पैसा नहीं है जेब में तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा। हर आदमी को पैसा तो चाहिए और जेब में पैसा है तो सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तो धन के प्रति आकर्षण एक स्वाभाविक ही है और वास्तव में यह पूंजीवाद का युग है और सारे खेल पैसे से ही होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पूंजीपति सरकारों को अपने पैसे के दम पर अपने फेवर में कर लेते हैं और पैसे से क्या क्या खेल हो जाते हैं यह तो आप सभी जानते ही हैं। रोज का काम है यह, टीवी अखबार इन सब में देखते ही रहते हैं। अब सवाल यह है कि आपके पास कोई जातक पूछता है कि साहब मेरा धनयोग कैसा है, मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं। अरबपति बनने के तो लोग कम सवाल पूछते हैं, पर करोड़पति तक तो आजकल सबकी ख्वाहिश है ही। और पारंपरिक ग्रंथों में कई प्रकार के धनयोग, महाधनी योग, ऐसे योग लिखे गए हैं और वो मिलते भी हैं। पर विडंबना यह है कि एक ही कुंडली में 4 तरह के धनयोग मिले और कुछ एक दूसरे को ही आपस में काट देते हैं और प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है। आप स्वयं की कुंडली देखिए, आपकी स्वयं की कुंडली में भी कई धनयोग आपको मिल जाएंगे और जब वो योग फलित नहीं होते तो फिर ज्योतिष के प्रति एक अरुचि सी होने लगती है। वास्तव में हमको ऐसा लगता है कि हमारे ग्रंथों में तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन कालांतर की कुछ कड़ियाँ उनमें से टूट गई हैं और उन कड़ियों को आपस में जोड़े बगैर हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यानी इस पर काम करना ही होगा। अब देखिए, नक्षत्र जो कि किसी कुंडली का मूल बिंदु है, उस नक्षत्र का उपयोग हमने सिर्फ नामकरण तक सीमित कर दिया है। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। जब हम मूल स्रोत को ही भूल चुके हैं तो फिर परिणाम की आशा करना व्यर्थ ही है। हमारे आज तक के चैप्टर्स यदि आपने देखे होंगे तो नक्षत्र की क्या भूमिका होती है उसकी महत्ता आपको समझ में आने लगी होगी और उपयोगी भी लग रही होगी। अब इसी क्रम में हम बात करें तो जो गति नक्षत्रों की हुई वही हालत राहु केतु की भी कर दी गई। जबकि हमारा निजी अनुभव यह है कि कुंडली में राहु और केतु मिलकर जो स्थिति खड़ी कर देते हैं वह जातक का 50% भविष्य तय कर देते हैं। राहु केतु को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपने आधी कुंडली को समझ लिया। इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं और उनको न राशियां दी जा रही हैं न उनकी कोई उच्च नीच है, तो फिर उनसे उम्मीद करना ही बेकार है कि हम सही फलित तक पहुंच सकेंगे। आज हम आपसे नक्षत्र स्वामी द्वारा बनाए गए 2 योगों के बारे में बात करेंगे। एक योग पहला उदाहरण सहित आपको समझाते हैं, वह करोड़पति बनने का योग है और दूसरा वह भी उदाहरण सहित आपको यहाँ पर समझाएंगे, वह अरबोपति बनने का योग है। आप ध्यान से समझिए, नक्षत्रों की महिमा समझिए और यहाँ पर नवमांश की भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी और नवमांश कैसे देखा जाता है उसके बारे में आज हम आपको यह पहली बार एक उदाहरण दे रहे हैं। भविष्य में तो देते ही रहेंगे क्योंकि नवमांश तक पहुँचने में अभी बहुत समय बाकी है और नक्षत्र स्वामी द्वारा बनाए गए ये योग अटल होते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। स्वयं की या अपने परिवार की या यार दोस्तों मित्रों किसी की भी आप कुंडली चेक करके देखिएगा
और यदि इन दोनों में से कोई भी एक योग है तो वह निश्चित ही करोड़पति या अरबपति बनेगा और इस योग को कोई टाल नहीं सकता है। यह हमने बहुत सी अनेकों कुंडलियों में 100% सत्य पाया है। आइए अब हम उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यह बिल्कुल सरल योग है, इसमें न आपको कोई उच्च नीच देखनी है, न दूरी देखनी है, कुछ नहीं देखना है। यहाँ सिर्फ लग्न कुंडली और नवमांश के मेल से ही हम इस योग को ढूंढेंगे, जो इतना सरल है कि जो ज्योतिष नहीं भी जानता, सिर्फ नक्षत्र और भाव इनको समझता है, वह भी स्वयं अपनी कुंडली देख सकता है। अब आप जो उदाहरण कुंडली देख रहे हैं, यह कन्या लग्न की कुंडली है और इस जातक का जन्म रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। इस नाते इसका नक्षत्र स्वामी हो गया बुध। अब यहाँ बुध आप देख रहे हैं कुंभ राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है। अब यह जो स्थिति है, यह मूल कुंडली की स्थिति है जिसमें बुध यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन इस योग के लिए आपको यह नहीं देखना है, चाहे बुध यहाँ बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, नवम में हो, कहीं भी हो 12 भावों में से, सिर्फ आपको यहाँ पर इस योग के लिए देखना यह है कि नक्षत्र स्वामी कौन है। तो इस कुंडली में नक्षत्र स्वामी है बुध। बस यहाँ इतना काम यहाँ पर हो गया। अब आपने नक्षत्र स्वामी का पता लगा लिया तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और नक्षत्र स्वामी आप जानते हैं, चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी ही नक्षत्र स्वामी या नक्षत्रपति कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत कठिन लगता है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। साधारण सी ज्योतिष की समझ रखने वाला दर्शक भी यह जान सकता है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, और वही नक्षत्र स्वामी कहलाता है। और हमको यहाँ इस योग में सिर्फ उसी से मतलब है। लग्न कुंडली में सिर्फ इतना देखना है कि नक्षत्र स्वामी कौन है। जैसे यहाँ पर बुध नक्षत्र स्वामी है, बाकी वो कहीं भी बैठा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह तो हुई एक बात। अब नक्षत्र स्वामी बुध तो है, ये पता लग गया। आइए अब नवमांश कुंडली की तरफ चलते हैं। यह वृष लगन का नवमांश है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नवमांश है वृष लगन का, और वृष लगन में यह जो नक्षत्र स्वामी बुध था वह यहाँ पर द्वितीयेश हो गया है। ये मिथुन का मालिक है, यह यहाँ पर द्वितीयेश हो गया है। बस आपको यह योग मिल गया। यह जो करोड़पति होने वाला योग है वह मिल गया। आपको अब और कुछ नहीं देखना है। यहाँ नवमांश में भी ये बुध कहीं भी बैठा हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह हमने सिर्फ उदाहरण के लिए बुध को यहाँ पर चतुर्थ भाव सिंह राशि में लिख रखा है, लेकिन इससे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। बुध कहीं भी स्थित हो, सिर्फ उसको यानी इस लग्न कुंडली के नक्षत्र स्वामी को नवमांश कुंडली का द्वितीयेश होना चाहिए। बस यह योग घटित हो जाता है इतने से ही। अब इसका अगर हम पूरे का कंक्लूजन करें तो यह योग यह बनता है कि लग्न कुंडली का नक्षत्र स्वामी यदि नवमांश का द्वितीयेश हो तो यह करोड़पति होने का योग बन जाता है। और यह 100% सटीक और परफेक्ट है। आप ट्राई करके देखिए। यदि आपको यह योग मिलता है तो ऐसा जातक अपनी मेहनत और योग्यता से जीवन में करोड़पति तो बन ही जाता है। अभी तक हमने देखा कि जातक अपनी योग्यता और मेहनत से करोड़पति बनने के सपने कैसे पूरे कर लेता है। यह योग उसको बहुत सहायता करता है। आइए अब एक ऐसे योग को समझते हैं जिसके होने से जातक अरबोंपति बन जाता है। यानी ऐसे जातक के पीछे लक्ष्मी स्वयं चक्कर काटती है, उसके पीछे पीछे घूमती है। अब उदाहरण कुंडली से समझ लेते हैं। इस दूसरे योग के लिए यह उदाहरण कुंडली देखिए जो कुंभ लगन की कुंडली है और इस जातक का जन्म मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। इस नाते केतु इसका नक्षत्र स्वामी हुआ, जो कि यहाँ पर एकादश भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ तक तो पिछले वाली कुंडली और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि हर कुंडली का कोई ना कोई नक्षत्र स्वामी होता ही है और किसी न किसी भाव में बैठा ही होता है। अब आइए नवमांश कुंडली को देखते हैं। जो पहले उदाहरण में हमने नवमांश कुंडली देखी थी उसमें और इसमें आपको कुछ फर्क नजर आ रहा होगा। पहले वाली कुंडली में कन्या लगन था और नवमांश था वृष लगन। वहाँ नक्षत्र स्वामी बुध को
नवमांश कुंडली में द्वितीय होने के कारण वह करोड़पति वाला योग बना था। यहाँ एक विशेष बात हो गई है, यहाँ आप देख रहे हैं कि नवमांश का लग्न भी कुंभ ही है, यानी वर्गोत्तम हो गया है। इस दूसरे योग की जो खास बात है, यानी लग्न यहाँ पर वर्गोत्तम हो गया है। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वर्गोत्तम अगर नवमांश हो जाए लग्न या कोई भी ग्रह तो वह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो यह नवमांश देखने का एक तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, जन्म लग्न कुंभ, नवमांश लग्न कुंभ। अब ये वर्गोत्तम होने से ही सारा कमाल यहाँ पर हो गया है। अब एक कमाल इसमें और है कि यहाँ जो लग्न कुंडली का नक्षत्र स्वामी केतु है वह द्वितीय है। ये मीन राशि केतु की है, हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। इस नाते यह नक्षत्र स्वामी द्वितीय है और नवमांश कुंडली में भी यह द्वितीय हो गया है। तो यहाँ पर नक्षत्र स्वामी नवमांश में भी द्वितीय भाव का स्वामी हो गया। अब पिछले और इस उदाहरण में फर्क क्या है? वहां पर नक्षत्र स्वामी कोई भी हो सकता था, बुध था वहां पे, जो कि यहाँ पर सिर्फ द्वितीय था। कन्या लग्न की जगह वृक नवमांश था और वह द्वितीय था, इस वजह से वह करोड़पति योग बना। लेकिन यहाँ पर स्वयं नक्षत्रपति द्वितीय है और नवमांश में भी उसको द्वितीय की ही पोजीशन हासिल है। तो इस योग वाले जातक के लक्ष्मी पीछे पीछे घूमती है। यह अरबपति योग है। आप देखें, अपने अनुभव में लें, व्यवहार में लें, आपको यह अगर योग मिलते हैं तो यह पक्के योग हैं। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ ग्रह की स्थिति कहीं भी हो, सिर्फ हमको नक्षत्र स्वामी देखना है। पहले वाले उदाहरण में नक्षत्र स्वामी कोई भी हो, वो नवमांश कुंडली का द्वितीय होना चाहिए और वो हो गया करोड़पति योग। और इस अरबोपति वाले योग में खुद नक्षत्र स्वामी को लग्न कुंडली में द्वितीय होना चाहिए और फिर लग्न भी वर्गोत्तम हो जाए। लग्न वर्गोत्तम होगा तभी वो यहाँ द्वितीय बन पाएगा। बस ये अरबपति योग घट गया। इसके पीछे पीछे लक्ष्मी घूमती है। असली धन योग ये होते हैं। और नवमांश को देखने का एक तरीका भी हमने आपको सुझाया। सारे भावेश नवमांश इसी तरह से देखना है तो आप बिल्कुल सही स्थिति तक पहुंच जाएंगे। हमने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको यह अनमोल सूत्र दिए हैं और आशा करते हैं कि इसको बिना किसी कठिनता के आपने आसानी से समझ लिया होगा। इसमें कोई बहुत दावपेच या भाषा का हेरफेर नहीं है। बिल्कुल सिंपल योग हैं, आसान और सिंपल हैं, लेकिन ये सतसैया के दोहरे हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिए और नोट करके रख लीजिए और इनको उपयोग में लीजिए। कम कुंडलियों में मिलेंगे पर मिलेंगे अवश्य। अब अंत में इसी संबंध में एक दो और ज़रूरी बातें कर लेते हैं। आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि यह योग किन ग्रहों से बना। क्या उदाहरण कुंडली में जो ग्रह दिए थे बुध और केतु उन्हीं से बनेगा? तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो। इस योग के लिए कोई भी ग्रह हो, जो भी ग्रह नक्षत्र स्वामी होगा वह इस योग को बनाएगा, चाहे राहु केतु ही क्यों ना हो। राहु केतु हो या कोई भी ग्रह हो, कहीं भी बैठा हो, बिल्कुल भ्रमित नहीं हो। बहुत सिंपल योग है। आपको इतना सिंपल योग बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो यह योग काम करता है। अब यह लग्न कुंडली के अलावा नवमांश की भी बात कर लेते हैं कि आप कहीं भ्रमित ना हो जाएं। नवमांश कुंडली में भी वह ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में ही क्यों न बैठा हो, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें और जो हमने आपको सिंपल सा फार्मूला दिया है उसको समझ लें। वैसे तो ये वीडियो इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए था, 1 मिनट का वीडियो होना चाहिए था, पर आप समझ सकें, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए हमने आपको एक एक बात विस्तार से समझाई है। यहाँ ग्रह की कोई उच्च नीच भी नहीं देखनी है, उनकी कोई दूरी भी नहीं देखनी है, सिर्फ सिंपल जो बताया है उतना ही देखना है। अब इनमें जो उच्च नीच
की दूरी वाले जो फल होंगे वो जीवन के किन्हीं अन्य क्षेत्रों में जातक को मिलेंगे। यहाँ सिर्फ यह धन से संबंधित योग है कि यह जातक करोड़ों बनेगा या अरबोपति बनेगा, यह सिर्फ धन से रिलेटेड है। बाकी जो नक्षत्रपति और अन्य ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं में दूरियों से जो भाव उत्पन्न होंगे उनके फल जीवन के अन्य क्षेत्र में जातक को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी यहाँ पर बात ही नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ धन से संबंधित दो योग हमने आपको बताए हैं। यह उसी विषय में देखिए, बिल्कुल सीधा सिंपल काम है, आप 1 सेकंड में देख लेंगे। हाँ, एक जरूरी बात आपसे और करना चाहेंगे कि नवमांश को बहुत ध्यान से देखें। नवमांश बहुत जल्दी बदल जाता है। यदि जन्म कुंडली में 5-10 मिनट का फर्क है समय में तो नवमांश बदलेगा, वहाँ पर आपको यह गलत रिजल्ट देगा। नवमांश ही गलत होगा तो सही रिजल्ट मिलने का सवाल ही नहीं उठता। कहने का मतलब ये कि आपके पास में नवमांश बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके लिए जन्म समय यदि करेक्ट है तो आप मान लीजिए कि 100% यह योग घटेंगे। अब जन्म समय में आप कंफ्यूज हो गए तो नवमांश कुछ बन जाएगा, नवमांश कुछ बन गया तो ये दोनों योग काम नहीं करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको आज इन 2 धन कुबेर बनने के योगों के साथ साथ नवमांश को देखने की भी एक दृष्टि मिली होगी, जिससे भविष्य में हम आपको समझाएंगे। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार से जो उच्च से दूरी नक्षत्रपति के बारे में हम बात कर रहे थे उसी श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे। अब आज के लिए जय जय सिया राम।